हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हम लोग प्रोस्थो रिवाइज कर रहे हैं बीटीएससी डेंटल एग्जाम के सिलेबस के टॉपिक्स में से। प्रोस्थो में हम लोगों ने सीटी देख लिया है, आरपीडी का पहला टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया है और ये है हमारा दूसरा टॉपिक आरपीडी का। आरपीडी के लिए कोई भी सोर्स, कोई भी बुक ना मुझे ऐसा कंसाइज नहीं दे रही है पॉइंट्स जिसे मैं लिखूँ और फिर मैं जल्दी से फिनिश कर पाऊँ। तो मेरे पास इकलौता यही रास्ता एकमात्र बचा है जिससे हम लोग आरपीडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आरपीडी वाया दिस बुक। आरपीडी में अभी तक हमने जो देख लिया उसके बाद से हम लोग शुरू कर रहे हैं आरपीडी के बारे में। फोनेटिक्स ऑफ द आरपीडी इज अफेक्टेड मोस्टली बाय मेजर कनेक्टर। फोनेटिक्स आरपीडी लगाने के बाद पेशेंट के जो फोनेटिक्स हैं मोस्टली मेजर कनेक्टर के से अफेक्ट होती है या मेजर कनेक्टर पे डिपेंड करती है। पोस्टीरियर पैलेटल सील जो है आरपीडी में उसकी जरूरत नहीं होती है अगर बेस हमारा मेटल का हो तो। अब हम लोग मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर का। ठीक है, सिंगल पैलेटल बार। ठीक है, तो सिंगल पैलेटल बार में क्या है, इट इज द लीस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल पैलेटल कनेक्टर्स। सिंगल पैलेटल बार इज लीस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल पैलेटल कनेक्टर्स। इट इज यूज टू मेंटेन रिजिडिटी, इट हैज टू बी मेड बल्की। अब कोई भी चीज अगर बल्की बना रहे हैं ना इंट्राओरल के लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो। एंड इट डिराइव्स लीस्ट सपोर्ट फ्रॉम द पैलेट। ठीक है, सिंगल पैलेटल बार के आपने बारे में देख लिया कि ये रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए हमें इसे बहुत बल्कि बनाना पड़ेगा। ये पैलेट से सपोर्ट डिराइव नहीं कर रहा होता है और फिर इसका उतना कोई मतलब भी नहीं है, लीस्ट लॉजिकल है ये। पैलेटल स्ट्रैप इट हैज सुइटेबल रिजिडिटी विदाउट एक्सेसिव बल्क। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर शॉर्ट स्पैन टू सपोर्टेड इडेंचुलस एरिया। शॉर्ट स्पैन का अगर हमें आरपीडी देना है ना, शॉर्ट स्पैन के लिए तो हमने पैलेटल स्ट्रैप का यूज करना है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर शॉर्ट स्पैन टूथ सपोर्टेड इडेंचुलस एरियाज। एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल बार, ठीक है, ये बार है एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल बार। इसको हम लोग डबल पैलेटल बार भी कहते हैं क्योंकि एंटीरो पोस्टीरियर है तो डबल, एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल बार। इसके बारे में देखें तो इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कवरेज इट इज बाय फार द मोस्ट रिजिड पैलेटल मेजर कनेक्टर। तो विच इज द मोस्ट रिजिड पैलेटल मेजर कनेक्टर? एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल बार इज द मोस्ट रिजिड पैलेटल मेजर कनेक्टर। एंटीरो पोस्टीरियर जो है पैलेटल बार है ये सबसे रिजिड पैलेटल मेजर कनेक्टर होता है। और इंडिकेटेड कब है ये? टॉरस के प्रेजेंस में इंडिकेटेड है जब आपको टोराई को रिमूव नहीं करना है। नॉट इंडिकेटेड, इट इज नॉट इंडिकेटेड इन हाई नैरो पैलेटल वॉल्ट एंड इफ द रिमेनिंग टीथ आर पेरियोडोंटली वीक। तो एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में आपने क्या पढ़ना है कि ये सबसे रिजिड पैलेटल मेजर कनेक्टर हमारा होते हैं ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल बार वाला। एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड हॉर्स शू। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप है ये, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड हॉर्स शू। इट इज इंडिकेटेड इन ऑलमोस्ट एनी मैक्सिलरी पार्शियल डेंचर डिजाइन। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला या सबसे कॉमनली इंडिकेटेड मेजर कनेक्टर कौन होगा मैक्सिला में? एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप इज इंडिकेटेड इन ऑलमोस्ट एनी मैक्सिलरी पार्शियल डेंचर डिजाइन। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्शियल डेंचर में डिजाइन कौन सा मैक्सिला में? एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप। इट इज द बेस्ट डिजाइंड पैलेटल मेजर कनेक्टर। एंड विच इज द बेस्ट डिजाइंड पैलेटल मेजर कनेक्टर? एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप इज बेस्ट डिजाइंड पैलेटल मेजर कनेक्टर। ठीक है, it was closed horseshoe best designed palatal major connector. Now it is horseshoe, not closed, only horseshoe shaped or U shaped. Least desirable palatal major connector, it is least desirable. Poorest designed palatal major connector because it lacks rigidity. तो सबसे poorest designed palatal connector आपसे पूछा जाए या फिर least desirable पूछा जाए तो क्या होगा? यू शेप्ड पैलेटल मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर जो है यू शेप्ड, ये लीस्ट डिजायरेबल है एंड पुअरेस्ट डिजाइन होती है और रिजिड बिल्कुल नहीं होता है ये। नाउ कम्स कंप्लीट पैलेट मैक्सिलरी कनेक्टर या पैलेटल प्लेट मैक्सिलरी कनेक्टर। कंप्लीट पैलेट इट इज द मेजर कनेक्टर दैट प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट रिटेंशन। मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर में कौन सा मेजर कनेक्टर होगा जो आपको ग्रेटेस्ट रिटेंशन प्रोवाइड करेगा? कंप्लीट पैलेट मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर्स। में पहला है लिंगुअल बार। तो लिंगुअल बार में क्या होगा?
इट इज़ द फर्स्ट प्रीफरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ लिंगुअल मेजर कनेक्टर। मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर्स में पहला प्रेफरेंस हमारा होता है लिंगुअल बार। पहला प्रेफरेंस हमारा होता है लिंगुअल बार एज अ मेजर कनेक्टर। ठीक है, बेसिक फॉर्म इसका क्या है, हाफ पियर शेप्ड होता है। ये बेसिक फॉर्म है कि हाफ पियर शेप्ड होता है ये। ठीक है, देन लिंगुअल प्लेट भी क्या है, ये भी एक पियर, इट इज अ पियर शेप्ड लिंगुअल बार। लिंगुअल बार जो था वो हाफ पियर शेप्ड था। लिंगुअल प्लेट इट इज अ पियर शेप्ड लिंगुअल बार विद अ थिन सॉलिड पेस ऑफ मेटल एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम द बार ऑन टू द लिंगुअल सर्फेस। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर मस्ट बी स्कैलोप्ड एंड नाइफ एज। लिंगुअल प्लेट का सुपीरियर बॉर्डर जो है ना वो स्कैलोप्ड होना चाहिए और नाइफ एज्ड होना चाहिए। इंडिकेशन क्या है लिंगुअल प्लेट की, मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर्स में, इट इज टू स्टेबलाइज पेरियोडोंटली वीकेंड टीथ। पेरियोडोंटली वीक टीथ के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, लिंगुअल प्लेट यूज करेंगे मैंडिबल में। ठीक है, एंड इन द क्लास 1 सिचुएशन व्हेन द रेसिडुअल रिज हैव अंडरगॉन एक्सेसिव वर्टिकल रिजॉर्प्शन। ये हो गया हमारा लिंगुअल प्लेट ऑफ मैंडिबल। अब ये एक इंपॉर्टेंट है हमारा, किसी एक एग्जाम में कॉमेंट के में पूछा गया था, डबल लिंगुअल या कैनेडी या कंटिन्यूअस बार रिटेंशन या कंटिन्यूअस क्लास्प, सब एक ही नाम है। डबल लिंगुअल या कैनेडी हम लोग याद रखेंगे, डबल लिंगुअल और कैनेडी और कंटिन्यूअस बार रिटेनर और कंटिन्यूअस क्लास्प। लोअर बार ये ठीक है सब। अपर बार इज नॉट स्ट्रेट बट शुड डिप फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द टीथ डाउनवर्ड टू द अपर लिमिट ऑफ द सिंगुला। इट इज मोर एस्थेटिक देन लिंगुअल प्लेट। क्या है ये, लिंगुअल प्लेट से ज्यादा एस्थेटिक है। वाइड एंटीरियर टीथ डायस्टिमा इज प्रेजेंट। तो अगर किसी पेशेंट को डायस्टिमा प्रेजेंट है और उसे एस्थेटिकली प्लेजेंट आरपीडी चाहिए तो आप कौन सा मैंडिबल में दोगे कनेक्टर, आप दोगे डबल लिंगुअल या कैनेडी कनेक्टर। ये क्या है, एस्थेटिकली प्लेजेंट है और डायस्टिमा के केस में एस्थेटिकली ये एक्सेप्टेबल होगा। रेस्ट इट एक्ट्स एज अ फुट ट्रैप डिफिकल्ट ही सेड। अब आए हम लोग लेबियल बार पे। लेबियल बार में ना इट रन्स अक्रॉस द म्यूकोसा लेबियल टू मैंडिबुलर टीथ। It is indicated in extreme lingual inclination of anterior teeth and premolars which prevent the use of lingual bar. Labial bar का हम लोग यूज कब करेंगे, जब टीथ जो है लिंगुअली इंक्लाइंड होगा एंटीरियर टीथ और प्रीमोलर, जिसकी वजह से हमें लिंगुअल बार लगाने में परेशानी आएगी, हम लोग लिंगुअल बार नहीं दे पाएंगे पेशेंट को। ऑल्सो इंडिकेटेड व्हेन द मैंडिबल टॉरस इंटरफेयर्स विद द प्लेसमेंट ऑफ लिंगुअल बार। और अगर टॉरस प्रेजेंट है और हमें सर्जिकली उसे रिमूव नहीं करना है तो हम लोग लेबियल बार देंगे। ठीक है, एक है स्विंग लॉक लेबियल बार, ऑल्सो कॉल्ड एज हिंज्ड कंटिन्यूअस लेबियल बार। स्विंग लॉक लेबियल बार को हम लोग हिंज कंटिन्यूअस लेबियल बार भी कहते हैं। इट इज नॉट द मेजर कनेक्टर एंड डज नॉट रिक्वायर द बल्क ऑफ कन्वेंशनल लेबियल बार फॉर रिजिडिटी। इट हैज हिंज एट वन एंड एंड लॉकिंग डिवाइस एट द अपोजिट एंड। ठीक है, लेबियल बार में स्विंग लेबियल लॉक लेबियल बार था। अब देखते हैं हम लोग इंडिकेशंस ऑफ मेजर कनेक्टर। हमें मेजर कनेक्टर कब यूज करना है, मैक्सिला में कब यूज करना है और मैंडिबल में। मैक्सिला में कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर पेरियोडोंटल सपोर्ट ऑफ द रिमेनिंग टीथ इज वीक मोर ऑफ द पैलेट शुड बी कवर्ड। अगर पेरियोडोंटली वीक टीथ है ना तो हमें पैलेट से ज्यादा कवर चाहिए, पैलेट से ज्यादा सपोर्ट चाहिए। तब हम लोग कौन सा पैलेटल स्ट्रैप लगाएंगे, कंप्लीट पैलेट या वाइड पैलेट स्ट्रैप लगाएंगे। अगर हमें लॉन्ग स्पैन डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस चाहिए, पोस्टीरियरली ज्यादा बेस चाहिए हमें, तो कंप्लीट पैलेट, क्लोज हॉर्स शू या एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप यूज करेंगे हम लोग। इफ अ टॉरस इज प्रेजेंट एंड मस्ट नॉट बी रिमूव्ड तो यू और हॉर्स शू, क्लोज हॉर्स शू या एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल बार यूज करेंगे हम लोग। When several anterior teeth are to be, when several anterior tooth are to be replaced, तो horseshoe, close horseshoe and complete palate यूज करेंगे हम लोग। एक हम लोग ये याद रख सकते हैं और एक ये याद रख सकते हैं, अगर हमने टॉरस रिमूव नहीं करना है तो हम लोग कौन सा पैलेट में मेजर कनेक्टर देंगे। अब आते हैं हम लोग मैंडिबल में। रूटीनली इंडिकेटेड और फर्स्ट प्रेफरेंस मेजर कनेक्टेड फॉर टूथ सपोर्टेड आरपीडी इज लिंगुअल बार। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा होगा, मैंडिबल के मेजर कनेक्टर में लिंगुअल बार होगा। या तो रूटीनली हम लोग इंडिकेट करने का पूछ रहे हो या फिर पहली प्रेफरेंस जो होगी मेजर कनेक्टर फॉर टूथ सपोर्टेड आरपीडी मैंडिबल में लिंगुअल बार होगा। पीछे भी हम लोगों ने देखा था। हाई लिंगुअल फ्रीनम, एक्टिव टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ अगर प्रेजेंट है तो लिंगुअल प्लेट देंगे।
Long span edentulous rich class 1 or 2 design RPD and indirect radiation is needed. Lingual plate. Anterior teeth having reduced periodontal support and it needs stabilization. Lingual plate and double lingual bar. Extreme lingual inclination of premolars and anterior teeth. एंड इनऑपरेबल लार्ज टोराई लेबियल बार देंगे, ठीक है। ऐसा अगर कंडीशन है कि टिथ जो है एक्सट्रीमली लिंगुअली इंक्लाइंड है पेशेंट की, एंटीरियर टिथ और प्रीमोलर्स भी, उसके साथ साथ टोराई है जिसे हमने ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग आरपीडी अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो लेबियल बार देंगे एज अ मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर। नाउ माइनर कनेक्टर्स देखते हैं। माइनर कनेक्टर का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ माइनर कनेक्टर इज टू ज्वाइन अदर यूनिट ऑफ द प्रोस्थेसिस के अदर यूनिट्स, दूसरे यूनिट जैसे कि क्लैस्प्स, रेस्ट्स, इनडायरेक्ट रिटेनर्स, डेंचर बेसिस को मेजर कनेक्टर से कनेक्ट करना। दूसरे यूनिट को प्रोस्थेसिस के मेजर कनेक्टर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग माइनर कनेक्टर का यूज करते हैं। इट ट्रांसफर्स फंक्शनल स्ट्रेस टू द अबटमेंट टिथ, और ये क्या करता है? फंक्शनल स्ट्रेस जो है उसको अबटमेंट टिथ पे ट्रांसफर करता है। दिस इज अ प्रोस्थेसिस टू अबटमेंट फंक्शन ऑफ द माइनर कनेक्टर। ट्रांसफर द इफेक्ट ऑफ द रिटेनर्स, रेस्ट एंड स्टेबिलाइजिंग कंपोनेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द डेंचर। दिस इज एन अबटमेंट टू अ प्रोस्थेसिस. It is also a rigid part of RPD. Minor connector should form a right angle with major connector so that the gingival crossing is abrupt and cover little of gingival tissue. माइनर कनेक्टर मेजर कनेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना चाहिए सो दैट जिंजाइवल क्रॉसिंग इज एब्रप्ट एंड कवर लिटिल जिंजाइवल टिश्यू, सो दैट ये ज्यादा जिंजाइवा को इम्पिंज ना करे और कम से कम जिंजाइवा कवर करे। 90 डिग्री एंगल होना चाहिए माइनर कनेक्टर टू मेजर कनेक्टर का। ओनली पार्ट ऑफ आरपीडी दैट कॉन्टैक्ट्स द गाइडिंग प्लेन ऑफ अबटमेंट इज द माइनर कनेक्टर। आरपीडी का इकलौता हिस्सा जो कि कॉन्टैक्ट करेगा गाइडिंग प्लेट, कॉन्टैक्ट्स द गाइडिंग प्लेन ऑफ अबटमेंट इज माइनर कनेक्टर। टाइप्स ये हैं हमारे माइनर कनेक्टर के। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट रिटेनर पे। डायरेक्ट रिटेनर इज द कंपोनेंट that engages an abutment tooth in such a manner as to resist dislodgement of the prosthesis. डायरेक्ट रिटेनर क्या काम करते हैं? ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि abutment टिथ को एंगेज करता है सो दैट जो प्रोस्थेसिस है ना वो डिसलॉज ना हो। डायरेक्ट रिटेनर जाके abutment टिथ में ऐसे एंगेज होगा कि प्रोस्थेसिस डिसलॉज ना हो। रेस्ट कंपोनेंट पार्ट क्या है डायरेक्ट रिटेनर का? रेस्ट का फंक्शन क्या है? सपोर्ट देना। अक्लूजन लिंगुअल या इंसाइजल रेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट डायरेक्ट रिटेनर में आता है माइनर कनेक्टर। माइनर कनेक्टर का क्या काम है? स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कराना। फ्रॉम द मार्जिनल रिच टू द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड जिंजाइवा थर्ड ऑफ प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ अबटमेंट क्राउन, क्लास्प आर्म्स, स्टेबिलिटी, रेसिप्रोकेशन एंड रिटेंशन। ठीक है, अपाइकल पोर्शन ऑफ मिडल थर्ड, जिंजाइवल थर्ड। तो डायरेक्ट रिटेनर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वर्टिकल सपोर्ट देगा, रिटेंशन देगा प्रोस्थेसिस को, और स्टेबिलिटी देगा। वर्टिकल सपोर्ट देगा, रिटेंशन देगा और स्टेबिलिटी देगा डायरेक्ट रिटेनर। हम लोग बस वो पढ़ रहे हैं ना जो एक तो आसान हो हमें याद करने में, क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रहे हैं, सब कंफ्यूजन हो जाएगा हमारा। दूसरा जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो, सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे ना, कुछ भी याद नहीं होगा और हमारा एंड रिजल्ट 0 होगा। गाइडिंग प्लेन क्या है? Two or more parallel vertical surfaces of abutment teeth shaped to guide the prosthesis during placement and removal. ठीक है, abutment teeth में के ये जो वर्टिकल सर्फेसेस हैं ये पैरेलल है। यहाँ से अबटमेंट का एंट्री और एग्जिट करके फिक्स कराना, इसे हम लोग कहते हैं गाइडिंग प्लेन्स। टू और मोर पैरेलल वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अबटमेंट टिथ, ये हमारा होगा अबटमेंट टिथ। ठीक है, shaped to guide the prosthesis during placement and removal without causing undesirable forces against the teeth. ये तो हमारा गाइडिंग प्लेन। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम लोग देखेंगे अभी, जैसे इंप्रेशन कैसे लेना है आरपीडी का एटसेट्रा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लैस्प्स रिक्वायर्ड फॉर रिटेंशन ऑफ द आरपीडी इज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लैस्प जो आरपीडी के रिटेंशन के लिए हमें चाहिए वो है 2 क्लैस्प चाहिए। अब आते हैं हम लोग रेस्ट एंड रेस्ट सीट पे। व्हाट इज रेस्ट? अ यूनिट ऑफ आरपीडी दैट प्रोवाइड्स वर्टिकल सपोर्ट। वर्टिकल सपोर्ट देता है हमें रेस्ट। रेस्ट सीट के प्रिपेयर टूथ सरफेस इनटू विच अ रेस्ट सीट रेस्ट शुड बी डिजाइन सो दैट ट्रांसमिटेड फोर्सेज आर डायरेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं हम लोग।
Rest prevents impingement of soft tissues by acting as a vertical stop. हो गया। अब हम लोग कुछ और देखते हैं आरपीडी का इम्प्रेशंस एक्सेट्रा के बारे में। इम्प्रेशन फॉर आरपीडी, ठीक है। आरपीडी के लिए हम लोग दो टाइप का इम्प्रेशन लेते हैं। टूथ प्रिपरेशन के बाद आरपीडी के लिए हम लोग दो टाइप का इम्प्रेशन लेते हैं। कैनेडीज क्लास 3 एंड क्लास 4 के लिए हम लोग एनाटॉमिकल फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन लेते हैं। कैनेडीज क्लास 3 एंड क्लास 4 जहाँ टूथ सपोर्टेड आरपीडी हमें बनाना है, वहाँ हम लोग एनाटॉमिकल फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन लेते हैं। क्या है एनाटॉमिकल फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन? वन स्टेज इम्प्रेशन विद इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल। किस चीज से ले रहे हैं हम लोग? इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल से लेंगे। द ऑब्टेन्ड कास्ट रिप्रेजेंट्स सॉफ्ट टिश्यू एट रेस्ट एंड नॉट फंक्शन। इसमें हमने सॉफ्ट टिश्यू को रेस्ट पे रिकॉर्ड करना है, फंक्शन में नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कौन सा? एनाटॉमिकल फॉर्म का हम लोग इम्प्रेशन लेते हैं। एनाटॉमिकल इम्प्रेशंस कैन नॉट बी यूज्ड इन कैनेडीज क्लास 1 and 2 बिकॉज देन द आरपीडी विल एक्सर्ट एक्सेसिव प्रेशर ऑन द अबटमेंट टिथ ड्यूरिंग फंक्शन। दो चीज हमें यहाँ पे कैच करना है। क्लास 3 and 4 में जो इम्प्रेशन लेते हैं हम वो एनाटॉमिकल फॉर्म लेते हैं जब टिश्यू जो होता है रेस्ट पे होता है, फंक्शन में नहीं होता है। और क्लास 1 and 2 में हम लोग फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल फॉर्म इम्प्रेशन लेते हैं। क्लास 1 and 2 में हम लोग एनाटॉमिकल इम्प्रेशन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आरपीडी जो है वो एक्सेसिव प्रेशर एक्सर्ट करेगा अबटमेंट टिथ पे फंक्शन के ड्यूरिंग। ये दो चीज हमने कैच कर ली। यहाँ पे हम लोग क्लास 1 and 2 के लिए फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एनाटॉमिकल फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है। और क्लास 3 and 4 एनाटॉमिकल फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन के लिए हम लोग इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्लास 1 and 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे इम्प्रेशन मटेरियल का? जिंक ऑक्साइड यूज्ड इन ऑल, फ्लूइड वैक्स या फिर रबर बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल। क्लास 1 and 2 के लिए हम लोग क्या इम्प्रेशन लेने के लिए यूज करेंगे? जिंक ऑक्साइड यूज्ड इन ऑल, फ्लूइड वैक्स एंड रबर बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल। आपको आरपीडी की रिटेंशन टेस्ट करना है ओरल कैविटी में, तो आपने क्या करना होता है? फिंगर प्रेशर अप्लाई करना होता है आरपीडी के पोस्टीरियर पार्ट पे, डिस्टल एक्सटेंशन पे, और देखना होता है कि जो इनडायरेक्ट रिटेनर है वो लिफ्ट तो नहीं हो जा रहा है। एंड लुक फॉर लिफ्टिंग ऑफ द इनडायरेक्ट रिटेनर। अगर इनडायरेक्ट रिटेनर अनइवनली सेट होगा, लूज होगा, तो वो लिफ्ट हो जाएगा, और अगर इवनली सेट होगा तो लिफ्ट नहीं होगा। आरपीडी का टिथ सिलेक्शन, जो एंटीरियर टिथ सिलेक्शन होगा ना आरपीडी का, वो डिपेंड करेगा प्रीवियस रिकॉर्ड पे, फोटोग्राफ पे, कास्ट पे। शेप शुड फॉलो द फॉर्म ऑफ द फेस एंड द रिज। लेंथ क्या होनी चाहिए? 2 mm बिलो द लिप ऑन द स्माइल टू द स्माइल लाइन। एंटीरियर टिथ जो होगा 2 mm बिलो द लिप टू द स्माइल लाइन। विथ ग्रेटेस्ट बाय जाइगोमेटिक विथ 16 by 16 by width of the upper line. Color of the face should be the basic guide for the color of the tooth, ठीक है। पोस्टीरियर टिथ के लिए हमने क्या करना है? बकोलिंगुअल विथ, बकोलिंगुअल जो टिथ की बकोलिंगुअल विथ है ना, लेस देन नेचुरल टिथ टू डिक्रीज ऑक्लूशल टेबल। Mesiodistal width depending on the distance from the canine to the retromolar pad and the maxillary tuberosity. Length of the first premolar is equal to length of the canine, ठीक है। Central incisors are the lightest teeth. Laterals are a bit darker than canines are darker, ठीक है। सेंट्रल इंसाइजर्स का जो कलर होगा वो लाइटेस्ट होगा, उसके बाद जो होगा लेटरल्स होगा थोड़ा डार्क, और देन कैनाइन्स जो होंगे वो और डार्कर होंगे। आरपीडी इंसर्शन हमारे एमसीक्यू के लिए नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा। अगर पेशेंट को हमने कहना है कि डेंचर वेयरिंग के बाद 2 हफ्ते तक पेशेंट को एडजस्ट लगेगा, 2 हफ्ता टाइम लगेगा डेंचर एडजस्ट होने में, तब तक उन्हें डेंचर अच्छे से पहनना है, ठीक है। स्पीच के लिए उन्हें वेयर करना और रिकॉल करना है पेशेंट को 24 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद और हर 6 महीने बाद। क्यों? रिटेंशन स्टेबिलिटी केरीज चेक करने के लिए। अगर पेशेंट आपके पास आरपीडी लेने के कुछ दिन बाद आ रहा है और वो वियर्ड वे में स्पीक कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब वो हैबिचुअल नहीं हुआ है अभी तक डेंचर पहनने का, वो डेंचर पहन ही नहीं रहा था वो पेशेंट, दे वर इन वेयरिंग। अगर कैलकुलस बिल्डअप होता है तो आपको उसको अल्ट्रासोनिक से, ठीक है। क्लास 1 एंड क्लास 2 आरपीडी रिक्वायर्स रीलाइनिंग ओवर टाइम। अगर क्वेश्चन आए कि कौन से क्लास का आरपीडी जो है वो बार बार रीलाइनिंग चाहिए उसको, क्लास 1 एंड क्लास 2 आरपीडी को बार बार ओवर टाइम रीलाइनिंग चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग अब रीलाइनिंग और रीबेसिंग देखेंगे। क्या होता है रीलाइनिंग ऑफ डेंचर?
एंड रीबेसिंग ऑफ डेंचर, तो रीबेसिंग इज रीएडेप्टेशन, रीबेसिंग नाम में ही है, बेस से कुछ रिलेशन, रीएडेप्टेशन ऑफ द डेंचर बेस to the underlying tissues by replacing the entire denture base without changing the occlusal relationship. इसको कहते हैं रीबेसिंग, इंटायर बेस को आपने डेंचर का रिप्लेस कर देना है लेकिन अक्लूजल रिलेशनशिप है उसको चेंज नहीं करना है, ये हुआ रीबेसिंग, रीएडेप्टेशन ऑफ द डेंचर बेस टू द अंडरलाइंग टिश्यू, डेंचर बेस को रीएडेप्ट कराना टिश्यू में बाय रिप्लेसिंग द इंटायर डेंचर बेस, और अक्लूजल रिलेशनशिप चेंज नहीं करना है, नेम से ही एविडेंट है। रीबेसिंग, रीबेसिंग हम कब करते हैं, जब डेंचर बेस अनसेटिस्फैक्ट्री हो, जैसे कि पोरस हो जाए, क्रेज्ड हो जाए या स्टेंड हो जाए। रीलाइनिंग क्या है, रीसर्फेसिंग द डेंचर बेस टू करेक्ट इट्स एडेप्टेशन, डेंचर बेस की सरफेस पे हम लोग वापस से कुछ रीलाइनर्स वगैरह लगाएंगे ताकि वो एडेप्टेशन ठीक हो जाए। टू द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एडिंग रेजिंग मटेरियल्स टू इट्स फिटिंग सरफेस विदाउट चेंजिंग अक्लूजल रिलेशनशिप, अक्लूजल रिलेशनशिप हम लोग नहीं चेंज करेंगे बट जो डेंचर बेस का सरफेस है ना उस पर कुछ रेजिन मटेरियल्स वगैरह ऐड करेंगे, इसको कहते हैं रीलाइनिंग, रीलाइन करेंगे डेंचर को हम लोग। इंडिकेशंस क्या है रीलाइनिंग के, लॉस ऑफ रिटेंशन इन स्टेबल डेंचर, फूड अंडर द डेंचर, अब्यूज्ड म्यूकोजा अंडर द डेंचर। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, वर्न आउट डेंचर्स में नहीं करेंगे, अनएक्सेप्टेबल एस्थेटिक है तो नहीं करेंगे, लॉस ऑफ वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूशन है तो नहीं करेंगे, स्पीच प्रॉब्लम में रीलाइनिंग नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट म्यूकोजल इन्फ्लामेशन है तो नहीं करेंगे, वहां पे हमें फिर डेंचर बेस को ही चेंज करना होगा या नया आरपीडी देना होगा। टाइप ऑफ रीलाइनर्स, इनडायरेक्ट रीलाइनर्स है एंड डायरेक्ट रीलाइनर्स है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, ठीक है, ये हम लोग नहीं देखेंगे। यू ऑलवेज रीलाइन द लीस्ट स्टेबल डेंचर फर्स्ट, यूजुअली द लोअर डेंचर को हमेशा हमें रिलाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लीस्ट स्टेबल हमेशा लोअर डेंचर ज़्यादा, अगर ज़्यादा जो है लीस्ट स्टेबल डेंचर जो होता है वो लोअर डेंचर का केस होता है और उसमें हमें रीलाइन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रीलाइनिंग फॉर कंप्लीट डेंचर या आरपीडी, एक चेयर साइड होता है, दूसरा लैब वर्क होता है। ये था हमारा आरपीडी। अब आरपीडी में ही कुछ और आरपीडीज हैं जैसे कि इंटेरिम आरपीडी हो गया, फिर आरपीडी के हमें सीक्वेले देखना है, फिर एक होता है आरपीडी में बस ऊपर हम लोग आरपीडी लगाते हैं और नीचे अगर नॉर्मल या नेचुरल टिप है उससे कुछ सीक्वेले प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग विशस साइकिल बोलते हैं, वो पढ़ना है हमें। और डेंटल एलॉयज एंड डेंटल मटेरियल है, प्री प्रोस्थेटिक सर्जरीज पढ़ना है हमें, रिलाइनिंग रिबेसिंग हो गई है हमारी, टिश्यू कंडीशनिंग नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सिंगल कंप्लीट डेंचर पढ़ना है हमें, एक सिंगल कंप्लीट डेंचर पढ़ेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग पढ़ेंगे अभी इंटेरिम आरपीडी या टेम्परेरी आरपीडी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी आरपीडी इतना हो गया हमारा। आपको और कहीं से आरपीडी अगर कुछ और उसमें ऐड करके पढ़ना हो या एमसीक्यू ट्राई करना हो तो आप कर लेना, मेरे हिसाब से इतना ही आरपीडी है, ज़्यादा डीप में जाएंगे याद रहेगा नहीं तो सारे का सारा मेहनत जीरो हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और आरपीडी के बारे में इम्प्रेशंस, ये सारे टॉपिक्स। टूथ प्रिपरेशन हमने करना नहीं है आरपीडी में, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये दोनों हो गया है हमारा, मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर हो गया, माइनर कनेक्टर हो गया। क्लास्प्स हमने ज़्यादा नहीं किए हैं, बस जो एग्जाम में पहले पूछा गया है वो किया है। ट्रीटमेंट प्लान की हमें ज़रूरत नहीं है। कैनेडीज क्लासिफिकेशन, एप्पल गेट्स क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी देखेंगे इंटेरिम आरपीडी या टेम्परेरी आरपीडी, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटेरिम आरपीडी के साथ, वो आरपीडी का हमारा थर्ड लेक्चर होगा। थैंक यू।